वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है? हेलो। बेटा अयमन, आपको आवाज़ आ रही है? अनम्यूट करके मुझे रिप्लाई दे दें। जी सर, आवाज़ आ रही है। ओके बेटा, तो जैसे ज्वाइन होते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। आज 2-3 टॉपिक्स कवर करने हैं इंशाल्लाह। तो अपने कलीग्स को भी मैसेज कर दें कि वो आ जाएं ऑनलाइन। आपने गूगल क्लास से नोट किया था यहाँ पे? क्या चीज़ सर? गूगल क्लास से नोट की? ये मीटिंग की जो इनविटेशन है वो गूगल क्लास से आपको मिली? जी सर, वो मेल आई थी ना तो वहाँ देखी फाइन, थी। ठीक है बेटा। तो थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कुछ लोग आ जाएं ऑनलाइन। ठीक है सर। हेलो जमशेद, अगर आपको कुछ कहना नहीं है तो फिर आप म्यूट कर दें इसको। थोड़ी देर में हम स्टार्ट कर लेंगे, बाकी ज्वाइन कर लेंगे हमें, ताकि ये हमारा टाइम जो है क्योंकि लिमिटेड है, तो इसलिए आज हम जो प्रीवियस थोड़ा रिव्यू कर लेंगे, और ताकि जो है उसका आपको थोड़ा व्यू हो जाए। हमने किया था यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग का। तो यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग में हमने जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने स्टडी की थी। आप लोगों ने इस पे, काफ़ी लोगों ने जो है रिव्यू दे के रिपोर्ट दी थी। इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें एट्रीब्यूट्स, जो 6 एट्रीब्यूट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और 6 एट्रीब्यूट्स में जो इम्पोर्टेंट है वो यूजेबिलिटी के जो 6 एट्रीब्यूट्स हैं हर किसी प्रोडक्ट का, ये वो स्टैंडर्ड 6 एट्रीब्यूट्स हैं जो every design has to be necessary to complete or can be checked out by these 6 attributes। अब इस 6 attributes को हम जो है कैसे करेंगे चेकआउट? तो इनको हम करते हैं मेयर। हाउ वी मेयर ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट बाय सेपरेट स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज। तो 6 एट्रीब्यूट जो हैं वो कुछ का ताल्लुक जो है वो यूज़र से रिलेटेड है, कुछ का सिस्टम से है, कुछ का एक्सपर्ट यूज़र से है। तो ये अभी आगे हम एक चैप्टर है यूज़र का, उसमें हम यूज़र की बहुत सी टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नॉइस यूज़र। तो नॉइस यूज़र जो है वो एक बिल्कुल अननोन पर्सन है जो पहली दफ़ा किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करता है, तो वो नॉइस यूज़र कहलाता है। और एक्सपर्ट यूज़र वो है जो पूरी तरह अब सिस्टम के बारे में, डिज़ाइन के बारे में फुल्ली अवेयर एंड एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते।
मतलब जितनी खराबियां हैं वो उनको नज़र आ सकती हैं, वो उसको चेकआउट कर सकता है, जो डेप्थ में हो या सरफेस पे हो। और कैजुअल यूज़र जो आम तरह हम उसको जो है कभी वो किसी ने, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो नई नई होती है, तो कुछ लोग जो हैं वो पहले से उससे फेमिलियर होते हैं थोड़ा बहुत, और वो कुछ दिन यूज़ करके उसको छोड़ देते हैं। कभी-कभार यूज़ किया, कभी छोड़ दिया। तो अनयूजुअल जो है उनका पैटर्न होता है यूसेज का, कि कभी मन करा तो यूज़ कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सी नई-नई एप्लीकेशंस आती हैं, और जैसे हम कुछ फ़ेसबुक रेगुलर यूज़ करते हैं, मगर कभी-कभार हम ट्विटर भी यूज़ करते हैं। कभी-कभी हम जो है कुछ लोग जो हैं और सोशल नेटवर्क्स पे चले जाते हैं। सो दैट्स अ यू कैजुअल यूज़र यूज़र मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो आप हर रोज़ रेगुलर यूज़ नहीं करते, मगर आप उसके बारे में जानते हैं और यूज़ करते हैं कभी। एरर्स हमारे पास जो हैं वो एरर रेट जो है उसका मेयरिंग 2 तरह से एरर है, माइनर एरर एंड कैटास्ट्रोफिक। माइनर जो मामूली, जिसे हम कहते हैं स्लिप ऑफ माइनर, और कैटास्ट्रोफिक एरर्स आर वी सेव द मिस्टेक। हमारे पास 2 तरह से हमने पढ़ा था कि हमने एक स्लिप एरर है, स्लिप है, और 2 मिस्टेक है, ह्यूमन एरर्स। तो माइनर वो है जो स्लिप है, मतलब हमें हमसे थोड़ी प्रोडक्ट में अनकॉन्शियसली एक माइनर गलती हो गई, जो बाद में हम उसको सुधार सकते हैं, थोड़ी देर के बाद पता चला। और कैटास्ट्रोफिक एरर्स आर वी से द मिस्टेक दैट डेलिबरेटली आर बिग लेवल मिस्टेक दैट कैनॉट बी रिमूव्ड इजीली आर अपडेटेड, तो उसको हम कैटास्ट्रोफिक एरर कहते हैं। और सेटिस्फेक्शन जो है रिलेटिंग टू द यूज़र, के यूज़र जितना सेटिस्फाई होगा आपकी प्रोडक्ट से, तो हम उसके यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के ना सेटिस्फाई मेयर करेंगे कि कितना यूज़र सेटिस्फाई है, तो हम उसकी मेयरिंग करें करके उसका करेंगे। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ वी मेयर द एट्रीब्यूट्स। बहुत से तरीके हैं इसके, इफ़ेक्टिवनेस, लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी, और बहुत से जो तरीके हैं इसको हम कहते हैं कि भई इनको मेयरिंग द यूजेबिलिटी एट्रीब्यूट्स बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मालूम हो कि एट्रीब्यूट्स कौन से हैं डिज़ाइन के लिए, तो उसके लिए आपके पास मेथड होने चाहिए उसको मेयर करने। इफ़ेक्टिवनेस, लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेमोरेबिलिटी, एरर्स एंड सैटिस्फैक्शन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एट्रीब्यूट हैं। अब से डिसाइड इफ़ेक्टिवनेस क्या है? डिसाइड ऑन डेफिनिशन ऑफ सक्सेस, कि हम डिसाइड करेंगे कि जितना सक्सेसफुल आपका गोल होगा, मतलब गोल के करीब हो गए, जो डिज़ाइन का गोल है उसके कितने करीब हम आ गए हैं, तो वो हमारा सक्सेस रेशो है। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स स्पोर्ट टैक्स एंड बाइनरी मेयर ऑफ सक्सेस। बहुत से हमारे पास एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने सेव करना है कोई डॉक्यूमेंट, तो अगर कंट्रोल एस से हम कितने टाइम के अंदर उसको सेव कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे 1 सेकंड में, 2 सेकंड में उसको सेव करना चाहिए। अगर वो पूरा घंटा लगा ले सेव करने, तो जितनी इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए, या पूरा नहीं सेव कर रहा, आधा सेव कर रहा है, सो उतना ही हम गोल से अलग हो जाएँगे। सो ये जो एट्रीब्यूट है, इसलिए हम उसको वहाँ पे उसका मेयरिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। दूसरी बात ये है कि लर्नेबिलिटी, पिक नॉइज़ यूज़र ऑफ सिस्टम। लर्नेबिलिटी मतलब आप एक सिस्टम के अंदर हैं और वो खुद ही आपको ट्रेन भी कर रहा है, उससे आप आगे फॉरवर्ड भी हो रहे हैं। जैसे गेम में होता है लर्नेबिलिटी, नॉइज़ यूज़र जैसे आम बिल्कुल बच्चा जो है, वो उसको अगर नई गेम देंगे तो वो उससे एक लेवल पे सीखता है, फिर दूसरी लेवल उससे थोड़ी टफ होती है, तो फिर उससे वो इम्प्रूव करता है। अब यहाँ पे जो
जो सिस्टम है या जो प्रोडक्ट है उसकी मेयर टाइम टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो टास्क कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जांपल उसका स्टैंडर्ड है कि ये लेवल 1 जो है 2 मिनट में एक नॉइस यूज़र का आम एवरेज नॉइस यूज़र जो है कंप्लीट कर लेता है, तो ये एक स्टैंडर्ड होगा, वो इम्प्रूव होता रहता है। अगर इसको रखते हुए ना कि फास्टेस्ट लेवल क्या है और लोएस्ट लेवल क्या है, तो उससे हम जो है उसकी लर्नेबिलिटी चेक आउट कर सकते हैं, उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उससे हम मेयर करेंगे। जैसे हम आप गेम खेलते हैं तो आपका एक लेवल का एक टाइम सेट होता है, आपने देखा होगा वो एक लर्नेबिलिटी स्टैंडर्ड टाइम है। उसके अंदर आपने अगर वो गेम कंप्लीट कर लिया, इट मीन्स कि आप नॉइस यूज़र के होते हुए उसको बेस्ट लेवल पे ले आए। एक जो है बेस्ट लेवल है और के वर्स्ट लेवल है या एक एवरेज लेवल है, तो आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उससे हम उसकी लर्नेबिलिटी के हवाले से जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। एफिशिएंसी जो है डिसाइड डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्टाइज गेट सैंपल एक्सपर्ट यूजर्स। अब यहाँ एफिशिएंसी जो है किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपर्ट यूजर के अलावा नहीं बता सकेगा आपको कि कितना सिस्टम गेम जो है वो स्टैंडर्ड लेवल पे है कि नहीं है, तो वो एक एक्सपर्ट यूजर ही एफिशिएंसी आपको बताएगा। मिसाल के तौर पे जो सिस्टम आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम उसके डोमेन से रिलेटेड एक्सपर्ट ही बता सकता है कि कितना एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर के लिए आप बता रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं किसी मेडिसिन के हवाले से या डिजीज के हवाले से, लेट सपोज कैंसर के हवाले से आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो अब उसकी जो इफ़िशिएंसी है वो एक्सपर्ट ऑफ डॉक्टर जो एक्सपर्ट है वो ही बता सकता है कि ये आपका सिस्टम जो है कितना एफिशिएंसी रखता है। सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं जो एक डॉक्टर कर सकता है, वो आपका एक आर्टिफिशियल सिस्टम कर सकता है। तो उसको हम कंपैरेटिव करेंगे, उसको मेयर करेंगे इन द टाइम। बहुत से टास्क उसको दिए जाएँगे, वो टास्क अगर एक एक्सपर्ट कंप्लीट कर लेता है, उसके अगेंस्ट एक आपका आर्टिफिशियल सिस्टम कर लेता है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं टाइम ड्यूरेशन के अंदर कि कितना आपका सिस्टम एफिशिएंट है। ये हम उसको इस तरह कंपैरेटिवली मेयर कर सकते हैं टाइम एट्रीब्यूट के साथ। मेमोरेबिलिटी गेट सैंपल कैजुअल यूजर्स, ये कैजुअल यूजर के डोमेन का एरिया है और इसमें हम अवे फ्रॉम सिस्टम फॉर सर्टेन टाइम, मतलब आप कोई सिस्टम आपने किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया, परंतु उसके बाद थोड़ा गैप आ गया या आपने गैप दे दिया, उसके बाद दोबारा जब आप उसको रिव्यू करें या चलाएं, तो ये जो टाइम है नियरिंग टाइम टू परफॉर्म टिपिकल टास्क, अब उसके बाद जो ड्यूरेशन है वो कितने टाइम के अंदर वही चीज़ आप कर पा रहे हो। मेमोरी आपके जो मेमोरेबिलिटी है वो कितनी स्ट्रांग है, तो ये एक कैजुअल यूज़र होता है। कभी आपने कोई एप्लीकेशन यूज़ की कभी-कभार, तो आप जब दोबारा आप इतने गैप के बाद जाके उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो मेमोरेबिलिटी टाइम है पर्टिकुलर टास्क का, अगर डिले हो गया, फॉर पहले जब आपने इस्तेमाल किया तो वो आपको 2 मिनट लगे थे, दोबारा जब आपने इस्तेमाल किया तो आपको 4 मिनट लगे, फिर तो उसके बाद जब गैप आया तो उसके बाद आपने 6 मिनट लगा दिए। तो जैसे-जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, वर्स्ट केस बढ़ता जाएगा, आपकी मेमोरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट और इन द एप्लीकेशन और सिस्टम इज़ गोइंग टू बी वर्स्ट केस हो जाएगा। इसीलिए यू हैव टू मेंटेन दिस मेमोरेबिलिटी to making the product easiness and simple, so that a casual user can understand and well uh, memorize the functions of that application easily। तो यही सबब है। अब आते हैं एरर्स का, तो एरर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि काउंट माइनर एंड कैटास्ट्रोफिक एरर्स।
मेड बाय द यूजर्स। अब ये यूजर्स एरर्स जो हैं वो कितने यूजर्स करते हैं, माइनर एरर्स कितने करते हैं और कैटास्ट्रॉफिक कितने, इसको हम मेयर करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करके इसकी जो होल समरी निकलेगी वो आपकी प्रोडक्ट की जो है वो पूरे सक्सेस रेशियो बताएगी। सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा यूजर्स से रिलेटेड है। एक क्वेश्चनर होता है, मिसाल के तौर पे जब आप आखिरी प्रोजेक्ट में आएंगे, भी जो फाइनल प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक क्वेश्चनर बनाते हैं, वो रिलेटिंग टू द यूज़र होता है। जब आप एप्लीकेशन बना चुके होते हैं, जिसे हम बीटा टेस्टिंग भी कह सकते हैं। तो क्या है बीटा टेस्टिंग, कि आप यूज़र से ना सेटिस्फाई है, कितना कितना सक्सेसफुल है आपका सिस्टम, तो वो सेटिस्फाई यूज़र कितना है वो उसका एक क्वेश्चनर बनाएंगे रिलेटिंग टू द यूज़र। सब्जेक्टिव होगा, मतलब ये क्वेश्चनर सब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टाइप नहीं होगा। आफ्टर ट्राइंग सिस्टम फॉर रियल टास्क, जो आपने उनको कोई टास्क दिया होगा तो वो आप उसे करा के ना फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर उससे फिल कराएंगे, तो वो जो तो इसका रेशो आएगा वो अबव 80 और 90 के करीब होना चाहिए। तो जब आपकी प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो या कोई भी रिसर्च हो, तो उसका रेशो जो है अबव 80 होना चाहिए। अबव 80 टू 90 जो है, जिस तरह हम 100 के करीब जाते उसका कंप्लीट जो है। अब हमारे पास हैं जो एवोल्यूशन, यूजेबिलिटी एवोल्यूशन मेथड्स जो हैं वो 4 किस्म के हैं किसी भी प्रोडक्ट के: एक्सप्लोरेटरी, प्रेडिक्टिव, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। यहाँ पे हमने देखा कि हाउ इज इट विल इट बी यूज्ड। एक्सप्लोरेटरी मतलब आपको कोई एक्सप्लोरेशन करना है कि किस तरह आपकी डिज़ाइन होनी चाहिए, किस तरह उसको लोग यूज़ करेंगे, जिसके बारे में आपको आपने कोई आइडिया, एक थ्योरी बनाई है। और प्रेडिक्टिव वो है कि आप एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि आपकी ये प्रोडक्ट मार्केट में सबसे टॉप ब्रांड बनेगी या टॉप लेवल पे आएगी या सक्सेस रेशियो उसका सबसे बड़ा होगा। सो दैट्स अ प्रेडिक्शन। हम एस्टिमेट करते हैं हमारी ये प्रोडक्ट जो है दुनिया में चलेगी, तो ये हमारी एस्टिमेशन है। फॉर्मेटिव वो है कि अब ये फॉर्मेटिव है, हाउ कैन इट बी मेड बेटर। मतलब एक चीज़ है, उसको हम और बेहतर करने के लिए जब हम चाहते हैं तो वो फॉर्मेटिव होता है, फार्मूलिज्म होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह बेटर कर सकते हैं या जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको किस तरह डेवलप कर सकते हैं। और समेटिव, हाउ गुड इज इट, कि अब हम समेशन में या कंक्लूजन में ये कर सकते हैं कि ये जितनी सारी चीज़ें हमने जो थ्योरी दी थी और उसका एस्टिमेशन लगाया था या जिसकी फॉर्मुलेशन की थी, अब हमने उसकी डिज़ाइन आर्किटेक्चर करके अब समराइज़ किया है कि ये कितना अच्छा है। ये प्रोडक्ट अच्छा हो गया है या ख़राब हो गया है या बहुत ज़बरदस्त बेस्ट हो गया। सो दैट्स द समेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। अब ये एक्सप्लोरेटरी जो है वो किस तरह हो सकती है और कहाँ के क्या ड्यू टाइम है, स्टेटस उसका क्या है, कि जब हम डन बिफोर इंटरफेस डेवलपमेंट, जब हम इंटरफेस डेवलपमेंट करना करते हैं उससे पहले इसको एक्सप्लोर किया जाता है। और लर्न विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, हाउ ऑफन एंड व्हाट फॉर, के कौन सा सॉफ्टवेयर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और कलेक्ट यूसेज डेटा, कि हमारे पास अगर पिछला कोई मॉडल है तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और सक्सेस स्टोरीज को देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो एक्सप्लोरेटरी एवोल्यूशन में की जाती हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक्सप्लोरेटरी एवोल्यूशन करते हैं और डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले। इसे हम मेंटल मॉडल कह सकते हैं या हम इसे कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग कह सकते हैं, कि ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ और रियल वर्ल्ड का ऑब्जर्वेशन करके फिर हम उसकी एक कंक्लूजन निकालते हैं, जिससे हम जो कंक्लूजन आता है वो कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग में आता है। प्रेडिक्टिव जो
एवोल्यूशन है। प्रेडिक्टिव एवोल्यूशन जो है वो ज़रा एस्टिमेशन हम करते हैं। डन वंस अ डिज़ाइन हैज़ बीन डन, आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, अभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यहाँ पे आर्किटेक्चर लेवल की बात हो रही है कि जब हमारी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया मगर हम अभी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में हैं, वो कंप्लीट हो गया है। माने आपने कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग कर ली है, आपने पूरी डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मेथड्स सारे डिसाइड कर लिए हैं। अब जाके इम्प्लीमेंट करना है, इससे पहले हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा या सक्सेस देगा कि नहीं देगा। क्योंकि जब हम कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें हमें ये पता चल जाता है कि ये डिज़ाइन का जो हमारा ऑब्जर्वेशन है या स्टडी है, वो रेशो क्या होगा। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो है जो कब होती है कि डन ड्यूरिंग इंटरफेस डेवलपमेंट, जब हम इंटरफेस डेवलपमेंट करते हैं। देखिए इंटरफेस डेवलपमेंट ये होता है कि आपका पीछे कोड काम कर रहा है, आप एक उसके सरफेस पे इंटरफेस डेवलप कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं उसको कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये फॉर्मूलेशन जब होता है। लर्न व्हाई समथिंग वेंट रॉन्ग, कब चीज़ें गलत होती हैं, वो जब आप इंटरफेस कर रहे होते हैं, तो इंटरफेसिंग के बाद चीज़ें आप जो मांग रहे हैं कोड से, वो आपको नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो जाए, मगर वो सेव नहीं करे, या ये आप कह रहे हैं कि जहाँ मैंने इसको सेव करना चाह रहा हूँ वहाँ पे सेव नहीं हो रहा है, या इसको इसमें से कोई चीज़ मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ वो डिलीट नहीं हो रही है। सो मतलब ये आपका इंटरफेस वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी सम थिंग गोइंग टू बी रॉन्ग और अनकम्प्लीट। कलेक्ट प्रोसेस डेटा, अब जो प्रोसेस डेटा है ऑब्जर्वेशन है कि आपका जितना भी ये काम आपने टेस्ट किया था, उसको कलेक्ट करेंगे कि क्या-क्या टास्क आपने आपके कंप्लीट हो गए हैं, और अगर हुए हैं तो कैसे, और कैसे कंप्लीट हुए हैं, उसका ऑब्जर्वेशन आपने किया है। समेटिव जो है समेटिव इवैल्यूएशन जो है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंटरफेसेस। अब जितना भी आपने डिज़ाइन बनाया है उसको ओवरऑल आपने सक्सेस निकालना है कि ये गोल अचीव्ड हुआ है कि नहीं, जितने भी आपने डिज़ाइन के अंदर रखे हैं। डन वंस एन इंटरफेस इज फिनिश्ड, आपका इंटरफेस भी कंप्लीट हो गया है, और अब आपने इधर कंपेयर अल्टरनेटिव डिज़ाइन और टेस्ट डिफाइन। अगर आपने इसको सबमिटिव करना है कि अब आप समझते हैं कि ये कंप्लीट हो गया, तो कैसे आप इसको चेक आउट करेंगे। एक तो ये है कि आप अपने एप्लीकेशन को, जो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेबसाइट बनाई है, सिक्योर वेबसाइट है, तो आपने ज़्यादा कंपेरेटिव टू अदर सिक्योर वेबसाइट आप उसको कंपेयर करेंगे, ज़्यादा उसके मुख्तलिफ टेस्टिंग मेथड्स अप्लाई करके उसको वेरीफाई करेंगे कि जो टेस्टिंग मेथड्स हैं वो पूरे वो परफॉर्म कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम उसको कहेंगे हाँ भाई स्टैंडर्ड ये है, ये बहुत सिक्योर है, क्योंकि हमने इसको चेकआउट किया है स्टैंडर्ड लेवल सिक्योरिटी पे। अब हम तो यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल जो है, ये आपने देखा होगा। नो द यूजर, यूजेबिलिटी बेंचमार्किंग, गोल ओरिएंटेड इंटरैक्टिव डिज़ाइन, इटरेटिव डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग एंड फॉर्मेटिव। इसका जो नीचे डिज़ाइन के अंदर ये है, देखते हैं एक ये वाला। हाँ, ये जो फिगर है, ये पूरी इसको कंपोज करती है आपकी यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल को। आपने देखा कि एक्सप्लोरेटरी इवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद नो द यूज़र, यूज़र का रोल आ जाता है। यूजेबिलिटी बेंच मार्किंग का मतलब है कि कहीं पे एक स्टैंडर्ड है, उसके साथ हम उसको बेंच मार्किंग कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। गोल ओरिएंटेड इंटरैक्टिव डिज़ाइन ये है
कि आपने जो गोल सेट किया है वो इंटरैक्टिव है, मतलब यूज़र से आप इंटरैक्ट होके उस डिज़ाइन को डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप गोल ओरिएंटेड इंटरैक्ट डिज़ाइन जो है कॉन्सेप्ट ले आते हैं। एक पर्टिकुलर टास्क पे आप काम कर रहे हैं, गोल पे काम कर रहे हैं और उसका जो स्टेटस है वो इंटरैक्टिव है। मतलब बार-बार आप इसको करेक्ट करते जा रहे हैं और उसको इम्प्रूव करते रहें। और यहीं पे आप एक प्रेडिक्टिव एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है कि अभी आपने इसको कहा कि ये जो डिज़ाइन है, ये जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, ये कहाँ तक सक्सेस होगा, ये प्रेडिक्टिव एवोल्यूशन भी आपने कर दिया है। जैसे हम कोई अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि हमारे पास एक अंदाज़ा होता है, जैसे मौसम के हवाले से अगर हम बात करें, बादल आ गए हैं, हवा चल रही है, मौसम थोड़ा गर्म है, बारिश हो सकती है। तो दैट्स अ प्रेडिक्शन, क्योंकि गोल ओरिएंटेड इंटरैक्टिव डिज़ाइन में सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें मौजूद होती हैं, तो प्रेडिक्शन उस हिसाब से ईज़िली हो जाता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस बहुत स्पीड से जा रही है, अगर वो 140 पे 50 पे चल रही है, रोड ख़राब है, तो ये आगे इस एक्सीडेंट होगा। सो दैट्स प्रेडिक्टिव एवोल्यूशन। तो इसी तरह बहुत डिज़ाइन के हवाले से भी अगर आपने डिज़ाइन में सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं अकॉर्डिंग टू द एट्रिब्यूट्स, तो फिर आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नाउ इटरेटिव डिज़ाइन जो है, ये इटरेटिव डिज़ाइन फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है, जब आप उसको फॉर्मेशन में ले आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिज़ाइन कंप्लीट बनाना शुरू किया है और उसको हम साथ ही साथ चेक भी करते जा रहे हैं। तो जब हम चेक करते जा रहे हैं फॉर्मेटिव करके, तो प्रोटोटाइपिंग एक डेवलप हो रहा है, एक मॉडल डेवलप हो रहा है। ये बार-बार चीज़ें आप सही करते हैं, तो वो प्रोटोटाइपिंग में आ जाता है। प्रोटोटाइपिंग एक मॉडल है जो आप इम्प्रूव करते जाते हैं जब आप इसको डेवलप कर रहे हैं, जब उसको फॉर्मेशन में ले आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे आप कोई कुक की बात करें, जो इस बुक में भी एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि अगर कुक कोई चीज़ बना रहा है, तो उसके सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, अब उसने बनाना शुरू किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने चाय बनाना शुरू की है या उसने कोई भी सालन बनाना शुरू किया, तो सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, उसको पता है कि किस तरह बनाना है। अब उसको वो बार-बार टेस्ट करता जाता है और उस टेस्टिंग को जो है वो चेक आउट करके प्रोटोटाइपिंग की तरह रिपीट करता जाता है। इटरेटिव डिज़ाइन जब तक वो उसकी जो लेवल ऑफ टेस्ट है उस लेवल पे नहीं आती, तब तक वो उसको कुक करता है। सो दैट्स अ प्रोटोटाइपिंग। कि जब तक आप उसकी लेवल पे नहीं आते, तो आप प्रोटोटाइपिंग रिपीट करते जाते हैं, उसको बार-बार रिपीट करते जाते हैं, उसमें इम्प्रूव करते जाते हैं। तो इस तरह के हम प्रोटोटाइप को कहते हैं कि मॉडलिंग में ले आते हैं और फिर उसको बेटा आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। हाँ। सर ये सेशन एंड हो जाएगा 10 मिनट। जी, 1 मिनट। सर सेशन मैंने कहा सेशन ब्रेक हो गया है शायद, है ना? जी जी सर 10 मिनट में हो जाएगा, मतलब हाँ, अभी वेट करें जब ये
मेरे ख्याल में आवाज़ आ रही होगी आपको। जी जी हाँ, ये जो स्लाइड मैं बता रहा था यूजेबिलिटी लाइफ साइकिल के हवाले से, ये नज़र आ रही है आपको? जी अभी सर। सेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये समेशन जो है, एवोल्यूशन जो है लास्ट में होगी, मगर ये प्रोटोटाइप इन्फॉर्मेशन वो प्रोसेस है जो जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस, डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस। ये इटरेटिव जब होता है जब हम इसको इटरेटिव डिज़ाइन में ले आते हैं। इटरेटिव डिज़ाइन, आपको पता है कि इटरेटिव डिज़ाइन क्या होता है कि जब हम यूज़र को अ, अपने साथ जो है हर उसमें इंटरेक्ट कराते हैं जो हम डेवलप कर रहे होते हैं। तो फिर क्योंकि वो इटरेटिव होता है और डिज़ाइन, तो यूज़र का उसमें रोल होता है बड़ा, क्योंकि बार बार हम यूज़र के पास उसको लेके जाते हैं। तो कुछ हमारे सॉफ्टवेयर मॉडल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप इंटरेक्टिव डिज़ाइन करेंगे, आपका यूज़र का उसमें रोल होगा, तो कुछ मॉडल्स वहाँ पे फेल हो जाते हैं। उसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मॉडल्स जो हैं हमारे डेवलपमेंट मॉडल जो है वो फेल हो जाएंगे जब हम इंटरेक्टिव डिज़ाइन की बात करेंगे। समेशन जो है, समेशन एक कंक्लूजन है। अब आपकी डिज़ाइन का जो डेवलपमेंट फेज़ है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया है, और अब आप क्या कर रहे हैं कि उसको समराइज़ कर रहे हैं, कंपैरेटिव कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ बना ली है, चाय बना ली है, अब मैं मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं दूसरे जो है एक्सपर्ट को बुलाऊंगा कि चेक करो यार, ये चाय मैंने सही बनाई है। तो वो एक्सपर्ट अगर ओपिनियन आता है कि हाँ दैट्स बेस्ट, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ इनका ओपिनियन रिगार्डिंग टू दिस डिज़ाइन इज कंप्लीट, तो गोल इज अचीव्ड। तो समेशन हम उसे कहते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ वो चीज़ हमें मिल जाए कि भाई वो कंप्लीट हो गया। तो इसे हम कहते हैं समेशन, समेटिव एवोल्यूशन। फॉलो अप स्टडीज जब होती है कि अब आपने डेवलपमेंट एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, जिसे हम अपडेट वर्जन कहते हैं, कि अपडेट वर्जन हमारे पास आते रहते हैं, वो फॉलो अप स्टडीज़ हैं। जैसे हमारे पास विंडोज़ के अपडेट वर्जन आते हैं, और बहुत से एप्लीकेशन के वर्जन आते हैं, और बहुत से एप्लीकेशन में डेली, डे टू डे, वीकली जो है उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो आपको अपडेशन का एक अलर्ट आता है, वो फॉलो अप स्टडी है। जब आपकी इंटरैक्टिव डिज़ाइन है तो वो फॉलो अप स्टडी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इंटरैक्टिव का डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट ही जो है वो फीडबैक है, फॉलो अप स्टडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम उसे जो है वो कनेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। बाकी जो है इंटरेक्शन जो है वो बहुत से चैप्टर्स हमारे पास हैं, आगे हम इसको प्रोटोटाइप में लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो, अब हम आपको और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ रिलेटिंग टू द हाँ सॉफ्टवेयर जो है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपका जो है HCI इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जो है, अगर हम HCI के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में देखेंगे, जो एलन डिक्सन जो है वो एक स्टैंडर्ड बुक है जो हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। ये HSC की जो आउटलाइन है उसका एक रेफरेंस बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है और रेफरेंस बुक में मौजूद है लाइब्रेरी में। मैंने एक देखी थी तो मैंने ले लिया था, आप भी वहाँ देखें उसको। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की मैं बता चुका हूँ, वाटरफॉल मॉडल। अब ये बात हो रही है कि जो इंटरैक्टिव डिज़ाइन है वो किस मॉडल पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल का आपको पता है कि जब हम आगे एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस में आ जाते हैं तो बैकवर्ड नहीं हो सकते। ये इसकी प्रोसेस लीनियर मॉडल है ये, और ये इंटरैक्टिव मॉडल नहीं है। लीनियर मॉडल है कि हम डाउनफॉल होते रहते हैं टिल द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंप्लीट। तो इस सूरत हाल में जो आपकी कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ये मॉडल, आप देखें कि अगर लाइफ साइकिल ऑफ आर इंटरैक्टिव सिस्टम, तो ये कैनॉट अज्यूम अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एज इन द वाटरफॉल। ये मुमकिन नहीं है कि आप इटरेटिव डिज़ाइन सिस्टम के अंदर आप रिवर्स जाके ना उसको कंप्लीट करें।
फॉर एग्जाम्पल आपको पहले प्रोसेस में कोई ख़राबी नज़र आ गई तो आप आखिरी एंड में पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ से जाके जंप करके पीछे नहीं जा सकते, या इवन उसके ऊपर जो सेकंड लॉस्ट है वो उसके भी बैकवर्ड भी नहीं जा सकते एक स्टेप। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब आप इंटरेक्टिव डिज़ाइन में काम करेंगे तो आपने उस मॉडल के हिसाब से सिलेक्ट करना है कि जो आपको ये अथॉरिटी या आपको ये अपॉर्चुनिटी दे सके कि जो रिवर्स बैकवर्ड और जो हो सके कहीं से भी किसी लेवल पे, ठीक है। तो ये एक फ़र्क है जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे ये इंटरेक्टिव डिज़ाइन जो है वो यूज़फुल है। अब बाकी सारी चीज़ें हैं वही जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ यूजेबिलिटी स्पेसिफिकेशन जो है। हम किसी भी मॉडल एग्जिस्टिंग मॉडल को उसकी यूजेबिलिटी को चेक करते हैं किसी टास्क के ज़रिए। तो अब किसी भी डिज़ाइन के अंदर अगर हमारे पास कोई टास्क वो कंप्लीट कर लेता है तो हम उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह वीसीआर में इन्होंने बैकवर्ड रिकवरेबिलिटी दिखाया, एक एट्रीब्यूट है या एक टास्क है। अब बैकवर्ड रिकवरेबिलिटी जो है ये पॉसिबल नहीं होता कहाँ पे, वीसीआर में। अगर आपने एक दफ़ा कहीं पे कोई गलत चीज़ रिकॉर्ड कर ली तो अब वो रिकवरेबल नहीं है, आपने पूरी टैब को दोबारा जो है वो जो है राइट करना पड़ेगा। मीन्स कि ये बैकवर्ड रिकवरेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वीसीआर में, क्योंकि लीनियर मॉडल है और ये रैंडम मॉडल नहीं है, ये सीक्वेंशियल मॉडल है अब राइटिंग का, तो इसमें टैब हो या वीसीआर हो इसमें ये फैसिलिटी नहीं होती। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि किसी टास्क को देख के ना हम उसकी यूजेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट तो हम पढ़ चुके हैं। ISO 9241 के स्टैंडर्ड के मुताबिक यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फेक्शन को हम मेयर कर सकते हैं। और ये वो चार्ट है जो मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा गूगल पे क्लासरूम पे। जैसे सुटेबिलिटी फॉर द टास्क के इफेक्टिवनेस मेयर परसेंटेज ऑफ गोल्स अचीव्ड। अब इफेक्टिवनेस को किस तरह हम मेयर कर सकते हैं कि कितना गोल अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि कंट्रोल एस करने से अगर 1 सेकंड में हमने पूरा डॉक्यूमेंट सेव कर दिया है तो एक ये गोल अचीव हो गया है। तो दैट्स अ इफेक्टिवनेस। और इफ़िशिएंसी क्या है, टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। अब वो फॉर एग्जांपल ये जो